बेड़पाको बारमासा बेड़पाको बारमासा कपल नाकरेला मेरी चेला ओ नरण कपल बाके चेला मेरी चेला बेड़पाको बारमासा बेड़पाको बारमासा ओ नरणी कपल पाको चेला मेरी चेला ओ कपल भवन पाको चेला मेरी चेला। कुछ इस अंदाज में हुआ न्यूज 18 का राइजिंग उत्तराखंड कार्यक्रम। मंच पर राज्य के सीएम का अलग अंदाज देखने को मिला और वो जुबिन नौटियाल के साथ जुगलबंदी करते नजर आए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। गीत संगीत के इस शानदार शाम के बीच असल मुद्दा उत्तराखंड के विकास से जुड़ा था, लिहाजा राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर देवभूमि के तमाम सियासी दिग्गज जुटे और हर तमाम पहलुओं पर चर्चा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की योजनाएं बताई, साथ ही भविष्य में और बेहतर करने का दावा भी किया। 4 बड़े फैसले। देखिए, 4 बड़े फैसलों में मैं कह सकता हूं कि हमने जो है, एक तो जो आपने अभी बताया कि हमने 24,000 जो भर्तियां थी, वो 24,000 भर्तियां हमने करने का निर्णय लिया और अभी 12,000 से भी ज़्यादा पर विज्ञापन और भर्तियां जो उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है। इसके साथ साथ हमने कहा था कि पहले दिन हम जो हमारे अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांग कर रहे थे कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाना चाहिए, हमने उनका वेतनमान बढ़ा दिया, 15,000 से हमने 25,000 कर दिया। हमने जो बच्चे हमारे कोरोना काल में जिनके माता पिता में से किसी का भी देहांत हुआ है, तो उन बच्चों के लिए हमने वात्सल्य योजना हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूं कि अभी हमने स्तरीय पंचायतों में काम करने वाले जितने प्रतिनिधि हैं, उन सारे प्रतिनिधियों का हमने वेतनमान बढ़ाया है। हमने स्वास्थ्य विभाग में 207 प्रकार की जांचें CSC PSC सरकारी अस्पतालों में मुफ्त रूप से कराने का हमने निर्णय लिया है। हमारे जो आयुष्मान कार्ड बनते थे, उन आयुष्मान कार्डों को हमने मुफ्त में कराने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों का हमने जो उनका पहले पेंशन जो मिलती थी, वो पेंशन हमने 3100 से 4600 की, 5100 जो मिलती थी उसको 6000 की। उनके पति पत्नी आश्रितों को मिलने वाला जो पेंशन था उसको 6000 किया। उनके आश्रितों को मिलने वाला जो हमारा आश्रितों को मिलने वाला आरक्षण था, उसको भी हमने जो है उनके पति और पत्नी दोनों के लिए कर दिया, नहीं आश्रितों को भी देने की व्यवस्था कर दी। ऐसे बहुत सारे फैसले किए हैं, मैं गिनाऊंगा तो मुझे लगता है आपका सारा सत्र इसी में चला जाएगा, और भी गिना देता हूँ। चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी तीखे हमले बोले, कांग्रेस की नीति और नियत पर सवाल खड़े किए। जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं। मंच देहरादून में सजा था, लिहाजा सत्ता पक्ष के अलावा विपक्षी नेताओं से भी चुनाव से जुड़े पहलुओं पर बारीकी से चर्चा हुई। पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने 2022 को लेकर अपनी रणनीति बताई और उत्तराखंडित के मुद्दे पर जनता के बीच जाने का दम भरा। तो चेहरा कौन होगा इस बार, आपने पार्टी से बार बार आप कहते हैं, तो वो जो मेरा सवाल था कि चेहरा इस बार कौन होगा, ये तय होना चाहिए। चेहरा इस बार हमारा उभरता हुआ उत्तराखंड होगा, क्योंकि 2022 के उत्तराखंड की जो हमारी कल्पना है, जहां 2022 से 2027 तक हम उत्तराखंड को लेकर के जाएंगे, हम उसी को अपना चेहरा मानकर पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे।
ताकि हमारा चेहरा समर्पित हो जाए एक उभरते हुए, बढ़ते हुए, चमकते हुए, विकसित होते हुए और ऊंची बुलंदियों की तरफ जाते हुए उत्तराखंड के लिए। देखिए हरीश जी, ये तो बात सब सही है, अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बात सच ये है, ईमानदारी से 75 के आसपास हैं। और जैसा वो लोग कह रहे थे कि ये जो चुनाव है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, करो या मरो। 5 साल बाहर रहे हैं सत्ता से, अगर इस बार भी रपट गए कहीं और किनारे लग गए तो 10 साल बाहर रहने के बाद दूसरी पार्टियां भी जोर आजमाइश कर रही हैं आपके यहाँ, वो तो पता ही होगा आपको। देखिए, चिंता मुझे अपनी नहीं है, वाह। क्योंकि व्यक्ति मैं जहां तक जाने लायक था, जितनी मेरी योग्यता है, मैं वहां तक सब यात्राएं कर चुका हूं, पूरी परिक्रमा कर चुका हूं। मुझे चिंता है उत्तराखंड की, और उससे भी महत्वपूर्ण चिंता मुझे है कि उत्तराखंडियत की, जिस उत्तराखंडियत की सोच के साथ लोगों ने आज दो अभी दो के नारे के साथ उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। तो हरीश रावत कहीं भी रहे, मगर उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बुलंद रहनी चाहिए, उसके लिए मैं काम करूंगा। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप होना लाजमी है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे गंभीर समस्या पलायन को लेकर भी जिक्र हुआ और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इसे महामारी बताकर इसके इलाज का उपाय भी बताया। उत्तराखंड आपसे, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, हमारा परिवार भी पलायन करके दिल्ली चला गया था, लेकिन किस तरह से संभव हो पाएगा, क्योंकि वापस आने के लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। तो जो लोग जिनके पास कुछ नहीं है शायद वही गांव में रुके हैं, इस तरह की धारणा बनती गई है। देखिए, आपने घोस्ट विलेज का जिक्र किया, मैं शब्द का उपयोग नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये वास्तविकता है। आज जो गांव हमारे गांव हैं उनको भूथा गांव कहा जाता है, बड़ी बड़ी स्टोरी छपती है, घोस्ट विलेज ऑफ उत्तराखंड। तो आखिर इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैंने कहा ना, हर आदमी अपना अपना योगदान करे। मैंने अभी कहा कि भाई 30 तारीख तक हमारे यहाँ गांव में मतदाता सूची का रिवीजन हो रहा है, क्यों नहीं सारे लोग अपने अपने गांव में अपना वोट बना के रहेंगे, क्यों नहीं इस तरीके के सारे अभियानों से जुड़ेंगे। और ये जो महामारी है, जो पलायन रूपी महामारी है, इससे बचने के लिए जितनी सामर्थ्य है और जितने अभियान है उतने चलने चाहिए। और अनिल बलूनी अपने स्तर पे अपने अभियान चला रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना अभियान चला के पहाड़ को बचाने के लिए, उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हम सबको इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। उत्तराखंड सैनिक प्रदेश भी है, इसलिए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सेना और सीमा दोनों पर बात की। साथ ही मोदी सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित होने का दावा किया। सर, आप कहते हैं कि आप देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, देश के सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकार में सैनिक हाशिए पर हुआ करते थे। और कांग्रेस ये कहते हैं कि आप देश की सीमाओं को ही सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, चीन हमारी सीमा में घुसा चला रहा है। असल में दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेताओं को या विपक्ष के नेताओं को नॉलेज नहीं है। मैं अभी चुसूल में गया था, रेजांगला में पहली बार हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी गए हैं, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर। तो हम हर तरह से मजबूत हैं, सीमाएं हमारी बहुत मजबूत हैं। अधिक मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि सेना के मामले हैं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आज किसी भी देश की आंख से आंख मिलाकर हमसे बात करने की हिम्मत नहीं है। और चारों तरफ से, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या हमारा साउथ का पोर्शन हो, जितना भी हमारा लगता है, यानी कि मैं अगर संक्षेप में कहूं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों तरफ से हम बहुत मजबूत तरह से मुकाबला कर रहे हैं और हमारे सामने कोई नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है। चोरी छिपे कोई आता है तो आ सकता है, लेकिन वो बच के नहीं जाता है। उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल हमेशा हावी रहता है। इस बार भी चुनाव से पहले कई सवाल उठ रहे हैं, जिस पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं में जमकर तकरार हुई। कांग्रेस से जो लोग बीजेपी के अंदर गए थे, उनमें से कई लोग एडजस्ट नहीं कर पाए बीजेपी के माहौल में, वहां की राजनीति में, वहां के कल्चर में। इसलिए कहा गया कि भाई वहां घुटन महसूस करते हैं और हो सकता है कि वो पार्टी में वापस आना चाहते हो, इसलिए बात आई। आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, क्योंकि आप भी तो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे? देखिए, जब आप 2016 की घटना देखेंगे,
हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ने के पीछे सत्ता का कोई लालच नहीं था। ये तो आपको भी मालूम है कि खुलेआम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि वापस आ जाओ, मंत्री पद ले लो, 25 करोड़ 30 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद रखूंगा। मंत्री बनने की चाहत होती तो उसी समय बन गए होते। प्रश्न था जिस तरह राज्य के अंदर माफियाओं का साम्राज्य हो गया था, खनन माफिया, शराब माफिया राज्य में हावी थे और प्रदेश का चौकीदार खुलेआम निमंत्रण दे रहा था कि आओ लूट लो, 25 करोड़ 30 करोड़ में आके बंद रखूंगा। उनियाल जी ने एक बात कही कि जब वो कांग्रेस में थे तब भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उनियाल जी उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में विधायक थे जिसमें बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे और एक पेट्रोल में डीजल भरने के नाम पर लाखों रुपए का एक ही नंबर से पैसा विड्रॉ होता रहा। तो उसके बारे में भी कुछ कहेंगे। और भ्रष्टाचार की आपने अगर बात की तो इस सरकार के भ्रष्टाचार मैं गिना देता हूं। आपके विधायकों ने ये आरोप लगाया लिखित रूप में, आज जो कैबिनेट के सदस्य भी हैं और कुछ नहीं है, कुछ सिर्फ विधायक हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपके एक मंत्री ने एक एक नौकरी के एवज में 10-10 और 15-15 लाख रुपए लिए। ये आरोप है, लिखित है। अगर आपको उपलब्ध कराना है तो मैं करा दूं उनकी लिखित कॉपी। उस पर क्या जांच हुई मुझे बता दीजिए। एक मुझे पहले जब आप कह रहे थे, जब आप कह रहे थे आरोप का जवाब नहीं दिया। नहीं, जब आप कह रहे थे मैंने बीच में आरोप का जवाब लो ना फिर। यतीश्वरानंद, अच्छा नाम ले रहा हूँ, अच्छा एक नाम ले रहा हूँ, एक सवाल मेरा आप दोनों से। यतीश्वरानंद ने सहकारिता विभाग में ये आरोप लगाया कि मंत्री 15-15 लाख रुपए लेकर नौकरियां दे रहे हैं। पहाड़ की तरक्की के लिए किसने क्या काम किया, किसने नहीं किया, ये तमाम सवाल हमेशा उठते रहे हैं। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर भी तमाम पार्टियों के नेता ने अपना अपना पक्ष रखा। अच्छा, उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं। अभी तक मुकाबला यहाँ पर सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही रहा है। अब आप लोगों ने एंट्री ली है, कितना आसान और कितना चुनौतीपूर्ण है इतनी पुरानी पार्टियों से टक्कर लेना? कुछ नहीं है, डेटा सामने है। 100 साल पुरानी है पार्टियां। 21 साल हो गए उत्तराखंड को। मेरे को कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, मेरे को पर्सनली मैं डिबेट में बैठूंगा, मेरे को ये बोल दे कभी उन्होंने एक अच्छा स्कूल कैसे तैयार करते हैं इस 21 साल में कभी उस बारे में बात करी है? खाली ये छोड़ करके कि बोला जाए। कभी किसी ने बात करी है कि वाकई में हम किस तरीके से यहाँ पे हेल्थ के मॉडल लेके आ सकते हैं? कभी उनकी समझ में आया है कि वाकई में रोजगार कैसे प्रोवाइड करा जा सकता है? कुछ नेताओं से बातचीत हो रही थी, हमने पूछा उनसे कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। तब उन्होंने कहा कि वोट कटवा के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, उनके हिस्से और कुछ नहीं आएगा। सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएगी आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, बाकी उनके हिस्से में कुछ आने वाला है नहीं। कितनी सीटों को लेकर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं? देखो, किसके वोट काटेगी मैं नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी इस आम जनता की पार्टी है और आम जनता की ताकत को पहचानना चाहिए। उसको ना कभी अपने उसमें नहीं लेके चलना चाहिए कि हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारे सर्वे में ये आ रहा है, हमारा तो इतना अपना कैडर वोट है। ये जनता की पार्टी है, जनता की ताकत को समझो, थोड़ा सा सुधरने की कोशिश करो। तुमने आने वाले टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस में से किसी ने हमारा विपक्ष बनना है। हम चाहते हैं हेल्दी विपक्ष हो ताकि हमें करेक्शन भी कर सके, हम खाली अपने काम को ही ना करें, बाकी चीजें भी कर सके। चुनाव लड़ने की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। जीत किसे मिलेगी यह जनता को तय करना है, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाकर सियासी मैदान में डटी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने 60 पार का संकल्प पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा जताया। नारा दिया 60+, 60 के पार, कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जब एक लक्ष्य निर्धारित होता है, उस लक्ष्य को मानकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो या नेता हो। हम लोगों ने 2017 में जब हम चुनाव में गए तो 17 में हमने 57 सीटें जीती और 17 सीटें ऐसी थी जिन सीटों को हम 1% से और 5% के बीच में हारे। यानी उनमें से 4-5 सीटें ऐसी थी जो हम लोग जीते और 5-7 सीट ऐसी जो हम लोग हारे। हमने हारने वाली सीटें जीतने वाली सीटों से ज्यादा संख्या में थी। अब हमने उन सारी सीटों को टारगेट किया। 6 सीटें ऐसी थी उसमें से जो हम कभी जीते नहीं हैं। हमने उन 6 सीटों में से भी 2 सीटें ऐसी जो 1% से हारे। यानी हमने अब जो हमारे पास बची हुई 13 सीटें थी उसमें से 3 ने भारतीय जनता पार्टी इस रूप में आ गए हैं। बाकी सीटों पर हमने टारगेट करके कि हम कहां खड़े हैं
हम उन सीटों को विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को एक लक्ष्य दिया है कि इस बार हमें 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करनी है, और इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रारंभ से ही तैयारी करके कहा है कि इस बार 60 पार। चुनाव की चर्चा और सियासी अखाड़े के बीच साधु संतों के साथ आध्यात्मिक मसलों पर भी चर्चा हुई। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तराखंड में धार्मिक मान्यताओं का गहरा असर है, मगर जब सवाल सत्ता का होता है और चुनाव का होता है तो तकरार भी काफी तीखी होती है। कुछ ऐसा ही हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह के बीच भी देखने को मिला। को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं लीडर ऑपोजिशन था, अकेता होटल में राहुल गांधी जी आए थे, कार्यक्रम था। आप ताजुब करेंगे, धवन जी ने तो उनकी तारीफ की मंच से, यशपाल आर्य जी ने तारीफ के फूल बांधे, और मैंने राहुल गांधी के सामने मंच से कह दिया, उस दिन लग रहा था सारे कांग्रेसियों को सांप सूंघ गया हो और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मंच से कह दिया राहुल गांधी जी को, आपको याद होगा कि राहुल जी, मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका पार्लियामेंट का भाषण पसंद नहीं आया। आप सोच सकते हैं, कांग्रेस में रहते हुए, लीडर ऑपोजिशन रहते हुए, राहुल गांधी की मौजूदगी में मैंने राहुल गांधी जी से कह दिया कि मुझे आपका भाषण पसंद नहीं आया पार्लियामेंट में। एक बात कहना चाहता हूं जी, जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आपने राहुल गांधी के भाषण को पसंद नहीं किया, तो आप 2012 से 17 के बीच में सरकार में क्यों रहे? ये प्रश्न उत्तराखंड के लोग अभी मैं आपने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है पाकिस्तान को कहेंगे कि हम लाल आंखें दिखा करके बात करेंगे, और जब चीन की बारी आएगी तो आंखें नीचे। राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर महिला नेताओं ने भी अपनी आवाज दमदार तरीके से उठाई और 2022 के चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टी का माहौल होने का दम भरा। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस अंदाज में तकरार छिड़ी है उससे साफ है कि मुकाबला कांटे का होने वाला है। नंबर 1 पे कांग्रेस पार्टी है इन चारों विधानसभा चुनाव में, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि लगभग 8 से 9 टिकट हमारी पार्टी ने हर बार, और 8 से 9 का मतलब अगर 70 सीटों में आप लगाएंगे तो 12-14% बनता है, और 12-14% देने वाली अकेली कांग्रेस पार्टी थी। भाजपा से अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 महिलाओं को, हमसे आधी भी नहीं रही भाजपा कभी, चारों में। मत कीजिए इस बार, और आम आदमी पार्टी को तो अभी पारी खेलनी बाकी है। तो आपने भविष्य का पूछा, मुझे अपने नेतृत्व पर पूरा यकीन है, मुझे अपनी मातृशक्ति पर पूरा यकीन है। जो भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों में योगदान दे रही हैं, अपने विधानसभा क्षेत्रों में, मेरा हाईकमान उसको जरूर नोटिस में लेगा। और इस बार ये परसेंटेज जो मैंने आपसे कहा कि 12-14% को हमने हर विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व दिया है, ये बढ़कर आएगा। उमा जी, तो 2022 में आम आदमी पार्टी, जिसे कांग्रेस ने कहा भी कि बीजेपी की बी पार्टी बनकर आई, और बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट ने ये उसको एनालाइज किया कि जो वोट अगर कटेगा तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस का ही वोट काटेगी। तो आप किसे बड़ी चुनौती मानते हैं कि आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं आपकी इस बात को पूरी तरह से डिनाई करती हूं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेगी। कर्नल कोठियाल हमारे आर्मी के एक्स सर्विसमैन हैं। आर्मी का जो कहा जाता है कि सारा आर्मी का वोट बीजेपी को जाता है, यहाँ तो खतरे की घंटी बीजेपी के लिए ज्यादा है कि कर्नल कोठियाल जी सारा आर्मी का वोट खींचकर लेकर जाएंगे। तो आपका ये एनालिसिस या मीडिया जो इस तरह की फेक न्यूज यहाँ पर फैलाने की कोशिश में है कि हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वोट काटेंगे, मैं कहती हूँ खतरे की घंटी यहाँ बीजेपी के लिए इस समय ज्यादा है। चुनाव से पहले मंच सजा तो सियासी बिसात अपने अंदाज में बिछी। उम्मीदें हर दल को अपनी जीत की है, लिहाजा दावे करने में भी कोई पीछे नहीं रहा। 4 चुनाव में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत किसी पॉलिटिकल पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने नहीं दिया जो 2017 में बीजेपी को दिया। और वो प्रचंड बहुमत इसलिए दिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने नहीं, तीरथ सिंह रावत जी ने नहीं, धामी जी ने नहीं, इनके सर्वोच्च नेताओं ने, जिनमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, जिनमें अमित शाह जी शामिल हैं, उत्तराखंड के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां करके उत्तराखंड की जनता से अपील करी, डबल इंजन की सरकार होगी,
तो उत्तराखंड में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये वादा किया। अभी धस्माना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं बहुत आदर करती हूं उनका। उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कि ये मैंडेट जनता ने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उनको बीजेपी से उम्मीद थी, वो इसलिए दिया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 13 रैलियां कर दी, अमित शाह जी ने 15 रैलियां कर दी। क्या इतना आसान होता है उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ बनाना? उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 57 विधायकों की सरकार बनाकर इसलिए दी क्योंकि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारी पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा था, हमारे कामों पर भरोसा था। सियासी संग्राम के साथ ही राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर संस्कृति का भी संगम हुआ। पहाड़ की गोद से निकलकर माया नगरी में अपना मुकाम हासिल करने वाले हेमंत पांडे ने अपने अंदाज में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। नरसिंगा बाजो तुर तुरी बाजी, नांगाड़ा बाजो बाजो होय होय, नरसिंगा बाजो तुतुरी बाजी, नरसिंगा बाजो तुतुरी बाजी, बाज गए मुरुली हुड़ुकी घमा घम घमा घम, बाज गए मुरुली हुड़ुकी घमा घम। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत काफी पुरानी है और पहाड़ की परंपराओं का अपना अलग महत्व है। बहरहाल राइजिंग उत्तराखंड के मंच पर समूचे उत्तराखंड की झलक दिखाई दी, जिसमें सियासत का तड़का था तो धर्म और संस्कृति का भी संगम दिखा। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतरी झुरो लगी तेरी पानी पीना, ना जो किचरी खाना, अखियों का है ये पानी बेजुबां, दर्द मेरा कह पाए ना। ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतरी आईना, ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पतरी आईना। इलाके की घटना